महोदय, हमारे देश में बाल अधिकार की समस्या अत्यंत व्यापक एवं जटिल है। बालक देश का भावी नागरिक और कर्णधार अवश्य होता, लेकिन वर्तमान में मतदाता नहीं। इसलिए उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में कारगर कदम नहीं उठाए जाते हैं। जिस देश में जन्म के समय लाखों बालक बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं सुरक्षित स्वास्थ्य वातावरण की सुविधा नसीब नहीं हो पा रही हो, वहाँ फिर कहाँ से उनके अधिकार के बारे में चर्चा आरंभ की जाएगी। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि देश के आधे से अधिक बच्चे तो जन्म के बाद अथवा पखवाड़े के अंदर ही अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। लेकिन विषम परिस्थिति में जो बच्चे जन्म लेकर कुदरती मौत के मुँह से बच जाते हैं, वे बचपन से अनेक बच्चे कुपोषण के कारण शारीरिक कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। उनका शिशुकाल बहुत दयनीय स्थिति में गुजरता है, जिसके कारण उनका समय पर विकास नहीं हो पाता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे बालक स्वस्थ और सक्षम समाज का निर्माण कैसे कर पाएंगे, चूँकि इनका नाम विधानसभा लोकसभा चुनाव नामावली में नहीं होता और ना ही ये मतदाता होते हैं। इसलिए उनके अधिकार और उनकी समस्या के बारे में कोई भी सरकार और राजनीतिक पार्टियां उतना ध्यान नहीं देती जितना कि दिया जाना चाहिए। परिणाम यह हो जाता है कि देश के भावी निर्माताओं का वर्तमान कतिपय समाज सेवी संस्था के सहयोग के ऊपर निर्भर होकर रह गया है। हमें इस पर विचार जरूर करना चाहिए। जहाँ तक उनके अधिकारों का प्रश्न है, आज भी ऐसे लाखों परिवार होंगे जिनके बच्चों को उचित पोषण एवं स्वास्थ्य रक्षण की सुविधा मुहैया नहीं है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से दी जा रही सहायता का अनेक जगह पर दुरुपयोग हो रहा है। परिवार की आर्थिक विपन्नता के कारण बहुत से बच्चे स्कूल की शक्ल नहीं देख पाते और कई बच्चे तो सत्र के बीच में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस समस्या पर विचार तो कई बार हुआ, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा सका। इसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। बाल श्रमिकों का शोषण अर्थात अत्यल्प वेतन पर अत्यधिक काम लिया जाना देश के प्रत्येक क्षेत्र की ऐसी ज्वलंत समस्या रही है जिस पर बार बार विचार तो होता है, लेकिन फिर भी समस्या यथावत बनी रहती है। उसका क्या कारण हो सकता है, हमको पता लगाना चाहिए।
शायद इसलिए कि बाल श्रमिकों का कोई संगठन नहीं है जो इस समस्या पर विचार करे, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलवा सके। इसलिए वे अत्याचार, ज्यादती और शोषण के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाते। फिर बेरोजगारी का शिकार होना पड़ता है, भीख मांगने के लिए विवश होना पड़ता है। वे सारा अन्याय, अत्याचार और शोषण सहन करने के लिए विवश हो जाते हैं। मेरे विचार से इस समस्या का कहीं अंत नज़र नहीं आता। यदि बच्चा एक बार अपराध का शिकार हो जाए तो फिर उसके जीवन में परिवर्तन एवं सुधार की संभावना नहीं की जा सकती। इसलिए इस दिशा में किए जा रहे प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं हो पाते हैं। देश के सबसे बड़े संसाधनों में वनों का नंबर सबसे आगे है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वन सुरक्षित होंगे तो हवा, मिट्टी, पानी जैसे महत्वपूर्ण साधन महफूज रह सकेंगे। इस संपदा का मूल्य मात्र भौतिक आकलन से संभव नहीं, बल्कि हमारी आस्था, शिक्षा और सभ्यता का केंद्र जंगल ही रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में हमेशा वनों का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वनों के प्रति हमारी संवेदनशीलता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। देखा जाता है कि वनवासियों अथवा गांवों का वनों से सीधा रिश्ता रहा है, इसलिए वे वनों और वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। पिछले दशकों में वनों के प्रबंधन पर हमारी चिंता खोखली इसलिए थी कि हमें दूसरे विकास की चुनौतियों का सामना करना था। इसी चक्कर में वनों का ह्रास भी हुआ। विकास के कारण हमारे द्वारा अपनी प्राथमिकता में नीचे रख दिया गया। हिमालय चिपको आंदोलन के उदय ने नीतिकारों को झकझोर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेकर 1980 का वन संरक्षण अधिनियम बना डाला। इस कानून को दुनिया भर में इसे देश का ऐतिहासिक अनोखा निर्णय माना गया, जिसमें वन भूमि को किसी भी अन्य उपयोग से वंचित कर दिया गया। अधिनियम के अनुसार वनों के हालात का लगातार कई माध्यमों से जायजा लिया जाता रहा है। मुख्य दायित्व भारतीय वन सर्वेक्षण का होता है, जो वनों के हालात